Hi everyone, I'm Shraddha Aneja and I'm representing Divine Institute. Hi everyone, I'm Shraddha Aneja and I'm talking from Divine Institute. We know that we are studying TPA lately and our topic for today is going to be section number 6 of Transfer of Property Act 1882. Section 6 seems complicated, but it is one of the easiest sections of entire Transfer of Property Act. आज हम उसके न्यूएंसेस को डिटेल में समझेंगे. Let us move towards understanding of section number 6. सेक्शन नंबर 6 की हेडिंग क्या है? सेक्शन नंबर 6 की हेडिंग है व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड. और जब हम सेक्शन 6 की बेयर रीडिंग स्टार्ट करते हैं, हमें पहली लाइन मिल जाती है दैट प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड. हर तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा सकती है एक्सेप्ट as otherwise provided by this act or any other law of the time being in force. तो बेसिकली हम मानते हैं कि यार हर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा सकती है जब तक इस एक्ट ने या किसी और एक्ट ने स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली मना ना करा हो, तब तक हर तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा सकती है. ठीक है, लेकिन नीचे ना उन्होंने लिस्ट दे रखी है कुछ A to I करके बहुत सारे प्रोविजंस दे रखे हैं जिसमें बता रखा है कि क्या क्या ट्रांसफर नहीं करा जा सकता. जो एक्सेप्शंस हैं वो नीचे के A to I क्लॉजेस में दी गई हैं. आज हम उन क्लॉजेस को समझेंगे एंड विल मेमोराइज देम आल्सो. ठीक है, सो फर्स्ट क्लॉज हमारा बात करता है यार जो प्रॉपर्टी नाम लिखा हुआ है इन्होंने बेयर एक्ट में, द चांस ऑफ एन एयर एपरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट. चांस ऑफ एन एयर एपरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट जिसको हम बोलते हैं स्पेस सक्सेशनिस. मतलब क्या है इसका? आप जानते हो एक वर्ड होता है स्पेक्यूलेशन. स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि आपको लग रहा है, शक है, अंदाजा है, तुक्का है ना, ये सब चीजें हो जाती है. तो स्पेस सक्सेशनिस्ट एक ऐसा इंसान जो मानता है, जिसका अंदाजा है कि वो ही सक्सीड करेगा इस प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी की बात वो करना चाहता है, जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर वो करना चाहता है, उसका क्या मानना है कि वो ही स्पेक्यूलेट करता है वो कि वो इस प्रॉपर्टी को सक्सीड करेगा. तो एनीबडी who thinks this way is a space successionist. आप देखिए बेयर एक्ट में वर्ड यूज है एयर एपरेंट. तो दिखने में तो एयर है, लग रहा है कि यार यही एयर बनने वाला है, इस प्रॉपर्टी का वारिस यही बनने वाला है. ठीक है, तो मियरली बिकॉज वारिस बनने वाला है, प्रॉपर्टी आने वाली है, सक्सीड करने वाला है, क्या इस बेसिस पे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा जा सकता है? द आंसर इज नो. सच प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रांसफरेबल. ठीक है. सेकेंड, आप देखिए, आई होप आपको फर्स्ट क्लॉज क्लियर है. सेकेंड क्लॉज बात करता है, सेकेंड क्लॉज नहीं, आप देखो फर्स्ट पैराग्राफ का ही, ए क्लॉज का ही सेकेंड पार्ट, द चांस ऑफ अ रिलेशन, the chance of a relation obtaining a legacy on the death of a kinsman. तो हम मानते हैं कि आप एक लेगेसी की बात कर रहे हैं जो किसी रिश्तेदार, रिलेटिव, किन्समैन की डेथ पे आपको मिलनी है. ठीक है, आप देखो सक्सेशन में जो हम पढ़ रहे हैं वहां पे हम पढ़ रहे हैं आपने उस प्रॉपर्टी को सक्सेड करना है कि अगले आप ही हो, आपके पास ही आनी है. और ये जो हम लेगेसी वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये पॉइंट है विल वाला, वसीयत वाला. ठीक है, तो हम मानते हैं कि अगर एक इंसान को ऐसा लगता है कि इस रिश्तेदार के साथ तो मेरा बहुत प्यार है, मैंने इन रिश्तेदार की बुआ की बहुत सेवा करी थी, तो ये अपनी प्रॉपर्टी की विल मेरे नाम पे ही करके जाएंगी, तो मैं काम करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है, मैं ये प्रॉपर्टी का पहले ही ट्रांसफर कर देता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी मेरे पास आने वाली है. हम कहते हैं दिस इज नॉट अलाउड, सच प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रांसफरेबल. ठीक है, सो एनी प्रॉपर्टी वेयर यू जस्ट हैव अ चांस of relation obtaining a legacy on the death of a kinsman, such property is not transferable. So basically will के थ्रू आने वाली प्रॉपर्टी जो आपको लगता है, not allowed, you cannot transfer that. Third part of clause A, it says mere or any other mere possibility of like nature cannot be transferred. Possibility of like nature, क्या मतलब है इसका? पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर का,
हम मानते हैं फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक लॉटरी, वो लॉटरी मैं जीत जाऊंगी इसलिए मैं उसको पहले ही ट्रांसफर कर देती हूं। हम कहते हैं जी टीपीए ने साफ साफ मना कर दिया, नॉट अलाउड। एग्जाम्पल है ये, इन्होंने तो बस लिख दिया एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर, जिसमें देयर इज जस्ट अ चांस, अ मियर पॉसिबिलिटी कि हाँ यार हो सकता है, ठीक है, तो क्या आप उस चीज को ट्रांसफर कर सकते हो? इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, एग्जाम्पल इज अ लॉटरी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लॉज बी पे आ जाइए। क्लॉज बी क्या बात करता है? क्लॉज बी बात करता है a mere right of re-entry for breach of a condition subsequent cannot be transferred to anyone except the owner of the property affected thereby. So हुआ क्या? Now we're talking about clause B. So there is this house जिस चीज का लीज अग्रीमेंट बना हुआ है, ठीक है, और घर किसका है? ए ओनर है इसका, और लीज पे कौन रहता है? लीज है हमारी बी के साथ। घर है ए का, लीज है बी के साथ, ठीक है। तो अब बात आ गई, क्या ये इंसान बी, ठीक है, हमने ना पता क्या बोला, ए ने इसको बोला देख मैं तुझे अपना घर किराए पे तो दे रहा हूं, लेकिन अगर तूने ये फलानी चीज, कोई भी एक चीज बोल दी कि अगर तूने इस घर की रेनोवेशन के चक्कर में दीवारें तोड़ी, अगर तूने इस घर में कुआं खुदवाया, अगर तूने इस घर में ऐसी कोई भी चीज कि मैं तुझे किराए पे तो दे रहा हूं बट ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना, तो अगर आपने चीज, अगर वो किराएदार वो चीज कर देगा, यानी कि बी जिसके साथ लीज अग्रीमेंट है, अगर वो चीज कर देगा तो ये सब्जी खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो मैं वापस ले लूंगा प्रॉपर्टी। ए ने ये बात इसको बोल दी थी, ठीक है, ए क्या ये बोल सकता है? अलाउड है, ठीक है, लेकिन क्या ए अपनी बहन एज सिस्टर जो किसी और घर में रहती है, शादी हो चुकी है, उसको ये मियर राइट ऑफ बेसिकली री एंट्री दे सकता है कि यार अगर इसने ये करना तो तुम आ जाना, तुम इससे एक्वायर कर लेना? क्या ये सिर्फ ये वाला राइट अपनी बहन को या किसी भी और इंसान को ट्रांसफर करा जा सकता है, री एंट्री का राइट? द आंसर इज नो। क्लॉज बी साफ साफ यही मना करता है, दैट अ मियर राइट ऑफ री एंट्री for breach of a condition subsequent cannot be transferred to anyone except the owner of the property affected thereby. लेकिन अगर ए अपनी बहन को ओनर बना दे तो क्या ये राइट ऑफ री एंट्री साथ जा सकता है? द आंसर इज यस, ओनली देन द राइट ऑफ री एंट्री कैन बी ट्रांसफर्ड, इन्होंने लिखा है एक्सेप्ट द ओनर देयरबाय, ठीक है। सेकंड क्लॉज, आई होप इट इज डन। वी मूव टू द थर्ड क्लॉज नाउ। क्लॉज सी, An easement cannot be transferred apart from the dominant heritage. अब ये मेरा घर है, बहुत ही टेढ़ा घर बना है, तो ये मेरा घर है, इसके पास ना एक ऐसा रास्ता निकल के जाता है जिससे कि ये वाले घर तक पहुंचना आसान है। अगर ये रास्ता ना हो तो ये वाले घर तक जाया ही ना जाए, ये पीछे करके घर है छोटा सा, ठीक है, तो मेरे घर का जो रूट है वो ये घर है बी का, ये घर है ए का, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी में जाना आसान रहे तो हम एक हक एक्सरसाइज करते हैं ये वाला रास्ता यूज करने का, राइट टू वे। ऐसे राइट्स जो आपकी प्रॉपर्टी की एंजॉयमेंट को आसान कर दें उन्हें ईजमेंटरी राइट बोल दिया जाता है। इन द लेमन लैंग्वेज दिस इज द इजीएस्ट डेफिनेशन। ईजमेंट नाम में इजी है ना, तो आपकी प्रॉपर्टी की एंजॉयमेंट आसान करने वाले राइट्स हो गए ईजमेंट राइट्स, ईजमेंटरी राइट्स, ठीक है। हमारे पास इंडियन ईजमेंट एक्ट भी है अलग से, लेकिन हमारे को जितना रेफरेंस चाहिए उतना मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, ठीक है। अब देखो ना यार, कौन सी प्रॉपर्टी सेवा कर रही है? ए की प्रॉपर्टी सेवादार बन गई यार, किसकी? इस प्रॉपर्टी की, है ना, क्योंकि ये अपना छोड़ के कह रही है कोई बात नहीं यार, आई विल हेल्प यू, इसको बोल रही है ना, ए की प्रॉपर्टी बी को बोल रही है कि आई विल हेल्प यू, तो क्या बन गया? ये हो गया जी सर्विएंट, सर्विएंट टेनेमेंट या सर्विएंट हेरिटेज, जो मर्जी बोल लीजिए। और ये क्या हो गई? क्योंकि ये प्रॉपर्टी महान बन के रह गई, इसने अपनी बात मनवा ली,
ये क्या बन गई, ये डोमिनेट कर गई तो ये हो गई डोमिनेंट हेरिटेज, और ये राइट हो गया, राइट रास्ते वाला राइट हो गया, इजमेंट्री राइट. नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डज क्लॉज सी सेज. An easement cannot be transferred apart from the dominant heritage. आप देखिए इन्होंने बोल दिया है कि एक ईजमेंट को, सिर्फ ये वाले ईजमेंट को ट्रांसफर नहीं करा जा सकता एक्सेप्ट डोमिनेंट हेरिटेज के अलावा. कि अगर आप किसी को डोमिनेंट हेरिटेज बेचोगे तो ये हक ईजमेंट का साथ जाएगा. कि आप सिर्फ रास्ता यूज करने का हक किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, द आंसर इज नो. टीपीए क्लियरली डिक्लाइंस कि ये अलाउड नहीं है. ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्लॉज सी. नेक्स्ट क्लॉज डी, बैरक पे आ जाइए. An interest in property restricted its enjoyment to the owner personally cannot be transferred by him. अब कई इंटरेस्ट ऐसे होते हैं which are restricted interests of the owner only. Restricted interests of the owner only. जैसे कि मैंने क्या करा, मैंने एक फीमेल को बोला, ठीक है, सपोजली एच इज द हस्बैंड, डब्ल्यू इज द वाइफ. एच ने क्या करा, एच की जो प्रॉपर्टी थी उसने बोला कि इसमें से ना जो मेंटेनेंस का राइट है ना वो तुम्हारा है, तुम्हारे को सारा जीवन इस प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस आती रहेगी, पर ये प्रॉपर्टी रहेगी मेरे बेटे के पास, बट मेंटेनेंस डब्ल्यू तुम्हें आती रहेगी. ठीक है, इसके पास एक रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है. ठीक है, आप देखिए, it says an interest in the property restricted in its enjoyment to the owner personally cannot be transferred by him. तो यहां पे इसके पास एक restricted interest है. इसका एक और एग्जांपल ये हो गया. अब हस्बैंड ने क्या करा, प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर कर दी डब्ल्यू को कि यार ये घर अब तेरा, तू अपने आप को मेंटेन करते रहना इस घर में से. ठीक है, तो दो तरह के ट्रांसफर्स हो गए हैं क्लॉज डी में आपके सामने. दो तरह के, पहली इलस्ट्रेशन में क्या हुआ है, ए ट्रांसफर्स एक्स प्रॉपर्टी इन लियो ऑफ मेंटेनेंस, कि तू ये बेच, या फिर ऐसे ले लो ना कि एच ने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी डब्ल्यू को ट्रांसफर तो करी बट ओनली इन लियो ऑफ मेंटेनेंस, ओनली इन लियो ऑफ मेंटेनेंस. ठीक है, और उसके पास कोई और राइट है नहीं. ठीक है, यहां पे क्या है, उसने ट्रांसफर करी प्रॉपर्टी, हाँ कंप्लीटली. इसमें बोल दिया कि यार ये प्रॉपर्टी तेरी है नहीं है, रहनी बेटे के पास ही है, बट यू विल जस्ट एंजॉय मेंटेनेंस राइट्स, या तो अपने पास रख ले. रिस्ट्रिक्टेड कर दिया उसका यूज कि तू बेच नहीं सकती है. ठीक है, तो हम मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला वेयर वाइफ बिकम्स द एब्सोल्यूट ओनर, हियर द प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड, नॉट जस्ट द राइट ऑफ मेंटेनेंस. तो ये रेस्ट्रिक्टेड थोड़ी हो गया, जब प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर कर दी गई है तो वो राइट रिस्ट्रिक्टेड हुआ ही नहीं, इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्टेड नहीं हुआ. तो हम मानते हैं कि यार इसको तो वो जो मर्जी कर सकती है, और जहां पे उसका रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है तो वहां पे उस प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर नहीं कर सकती है. ठीक है, फॉर अनदर एग्जांपल वी हैव मैनेजर ऑफ अ वक्फ, जो मुतावली होते हैं वक्फ प्रॉपर्टी के. ठीक है, वो क्या राइट अपना सिर्फ मुतावली के रिस्ट्रिक्टेड राइट है, दैट यू आर ओनली द मैनेजर ऑफ द वक्फ. क्या वो वक्फ प्रॉपर्टी को आगे एलिनेट कर सकते हैं, आगे ट्रांसफर कर सकते हैं? द आंसर इज नो. ये हो गया क्लॉज डी. नेक्स्ट वी हैव क्लॉज ई. क्लॉज ई बात करता है, अच्छा नेक्स्ट वी हैव क्लॉज डी डी. क्लॉज डबल डी. This clause was added by 1929 Amendment Act. 1929 Amendment Act. ये बात करता है a right to future maintenance in whatsoever manner arising, secured or determined, cannot be transferred. A right to future maintenance. क्या मतलब है इसका? Future maintenance. अब एक हस्बैंड है, सपोजिटली अब महीना चल रहा है आपके सामने, सितंबर चल रहा है, मंथ चल रहा है सितंबर का. तो हमने देख लिया एक हस्बैंड ने महीने की 5,000 रुपीज ऐसे वाइफ को मेंटेनेंस के देने थे. ठीक है, तो अब जो पिछले 5,000 रुपए हैं सितंबर से पहले तक के, मतलब पहले 8 महीनों के जो मंथली मेंटेनेंस थी,
वो हो गई पास्ट मेंटेनेंस, और जो आगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर और सितंबर की जो मेंटेनेंस आनी है इन 4 महीनों की, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की, वो हो गई फ्यूचर मेंटेनेंस इस साल की। ठीक है, तो क्या एक फीमेल अपना फ्यूचर मेंटेनेंस का हक ट्रांसफर कर सकती है किसी को? द आंसर इज नो, कि अब मेंटेनेंस मेरे को मत देना, मेंटेनेंस इसको देना। लेकिन जो पास्ट मेंटेनेंस है, सपोजिटली उसने खर्चे नहीं पैसे, उसने जनवरी से लेके अगस्त तक के पैसे इकट्ठे कर लिए, क्या वो पास्ट हो गई? अब तो क्या वो किसी को ट्रांसफर करी जा सकती है? द आंसर इज यस, दिस इज अलाउड। अब ये भी हो सकता है कि हस्बैंड ने पहले 8 महीने के पैसे भी ना दिए हों, जनवरी से लेके अगस्त तक के पैसे भी ना दिए हों, तो क्या ये हो सकता है कि वाइफ ये बोल दे कि सर ये वाले पैसे तो ड्यू हो चुके हैं ना, तो है तो पास्ट ही, तो क्या इसको आप किसी और को ट्रांसफर कर दो? अलाउड है, ओनली फ्यूचर मेंटेनेंस के ट्रांसफर्स अलाउड नहीं है। So this is clause double D, which was added by 1929 Amendment Act. Next we have clause E. A mere right to sue cannot be transferred. पहले इसमें वर्ड्स थे a mere right to sue for compensation for a fraud or for harm illegally caused, जिसको 1900 में ही हमने डिलीट कर दिया था। तो करंट स्टेटस जो है हमारे पास, हमारा बैरा कहता है a mere right to sue cannot be transferred। इतना तो हम जानते हैं, mere right to sue। मैं आपको बोलती हूं कि यार मैं कोर्ट में नहीं जा रही, लेकिन मेरे भी अपना तुम कभी भी चले जाना, क्या ये राइट ट्रांसफरेबल है? द आंसर इज नो। टीपीए स्पेशली डिक्लेयर्स अंडर क्लॉज ई दैट दिस इज नॉट ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट वी हैव क्लॉज एफ। A public office cannot be transferred, nor can the salary of a public office, whether before or after it has become payable. तो सैलरी ट्रांसफरेबल नहीं होती है, पब्लिक ऑफिस जो आपका है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता है कि मेरी जगह पे तुम आ जाओ, मेरी जगह पे सैलरी तुम ले लो, नॉट अलाउड। नेक्स्ट स्टाइपेंड्स, तो यहाँ पे पब्लिक ऑफिस है हमारा क्लॉज एफ। एंड सैलरीज। नेक्स्ट क्लॉज जी आ गया। क्लॉज जी बात करता है स्टाइपेंड्स की। Stipends allowed to military, naval, air force and civil pensioners of the government and political pensions cannot be transferred. Na hi stipends of army, navy, etc. can be transferred, nor can your pensions be transferred. So these two things are not allowed, stipends and pensions. Inka transfer is forbidden by TPA. Next. Clause H. No transfer can be made insofar as it is opposed to the nature of interest affected thereby, or for an unlawful object or consideration within the meaning of section 23, or to a person legally disqualified to the transferee. So clause H has also been divided into 3 parts. फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है? फर्स्ट क्लॉज ने बोला हमें इन सो फार एज इट इज opposed to the nature of interest affected. इसका एग्जांपल कैसे लेंगे हम? हुआ क्या, आपने ने घर खरीदा रहने के लिए, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप मुझसे खरीद रहे हो, मैं हूं ए, आप हो बी, आप खरीद रहे हो मुझसे घर, मैं आपको ये हाउस सेल कर रही हूं, बट मैं साथ में पता क्या बोलती हूँ, यार तूने इस घर में ना रहना नहीं है, ठीक है, तूने इस घर में सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा खेती करने आनी है, ये सिर्फ तुम एग्रीकल्चर लैंड की तरह ट्रीट करना, इसे तुम पार्क बना लो, गार्डन बना लो, कुछ भी ऐसा कर लो, सिर्फ है ना ओनली फॉर ग्रोइंग ट्रीज, फ्रूट्स एक्सेट्रा ही यूज करना चाहिए ये। इसमें तुम रहने कभी कभी नहीं आओगे, सोने कभी नहीं आओगे, ठीक है। तो हमारा यार ये तो इंटरेस्ट ही, इट इज अपोज टू द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्या ऐसे ट्रांसफर्स अलाउड हैं? द आंसर इज नो, सच ट्रांसफर्स आर नॉट अलाउड। क्लॉज 1। क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज H. For an unlawful object or consideration within the meaning of section 23 of Indian Contract Act. हम जानते हैं अगर आपका ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है, अगर आपने कोई चीज, कोई हाउस गैम्बलिंग पर्पसेस के लिए ट्रांसफर करना है, हम मानते हैं कि यार दिस इज अनलॉफुल ऑब्जेक्ट,
also this transfer is not allowed as per TPA. Next we have anything to nothing is allowed to a person legally disqualified to be a transferee. तो ऐसी इंसान को ट्रांसफर करना who is disqualified by law for any reasons whatsoever, हम मानते हैं जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, डिस्क्वालिफाइड लोग हैं, उनको ट्रांसफर करना, डिस्क्वालिफाइड लोगों को ट्रांसफर करना अलाउड नहीं है. नेक्स्ट लास्ट क्लॉज वी हैव क्लॉज आई. क्लॉज आई बात करता है नथिंग इन दिस सेक्शन. आप देखो क्लॉज 1 जो था उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स थे, क्लॉज ए में यानी कि क्लॉज एच में भी 3 पार्ट्स हैं, क्लॉज ए में भी 3 पार्ट्स है, और लास्ट हमारा क्लॉज आई जो है उसमें भी बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स हैं. लेट अस सी. नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज अ टेनेंट हैविंग एन अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, the farmer of an estate in respect of which default has been made in paying revenue, or the lessee of an estate under the management of court of wards to assign his interest to such tenant, farmer or lessee. इसका मतलब क्या है? अब हुआ क्या, हमारे पास एक टेनेंट के पास सिर्फ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है ना, किराएदार के पास सिर्फ ऑक्यूपाई करने का राइट है. क्या वो आगे उसको सब लेट कर सकता है? क्या वो सब टेनेंट रख सकता है? वो क्या ट्रांसफर कर सकता है किसी और को? द आंसर इज नो. क्या एक ऐसा फार्मर जो उसके पास एस्टेट है जिसमें रेवेन्यू में डिफॉल्ट हो रखा है, क्या वो किसी को ट्रांसफर कर सकता है? द आंसर इज नो. और लास्ट है हमारा ऐसी प्रॉपर्टी जो मैनेजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड्स के मतलब कोर्ट ऑफ वार्ड्स के मैनेजमेंट के अंदर है, क्या वो ट्रांसफर करी जा सकती है? द आंसर इज नो. ये 3 चीजें भी फर्दर ट्रांसफर करी नहीं जा सकती हैं. तो जो भी बचा कुचा था सब क्लॉज आई में डाल दिया गया. इट इज विद रिगार्ड्स टू tenants untransferable right of occupancy. नेक्स्ट इसका सेकंड है हमारे पास फार्मर फार्मर्स एस्टेट in respect of which default has been made, default in revenue. And last है हमारा which talks about lessee of an estate जिसकी मैनेजमेंट with the management with court of wards. आप देखिए ये वाले क्लॉजेस हैं आपके पास जो बात करते हैं, दिस इज एंटायर सेक्शन 6 ऑफ टीपीए जो नॉन ट्रांसफरेबल क्लॉजेस की बात करते हैं. लेट अस जस्ट क्विकली रिवाइज. सबसे पहला हमारे पास आता था कि यार कौन, हमने देखा जनरल रूल क्या है, सब कुछ ट्रांसफर करा जा सकता है एक्सेप्ट मना करा होगा तब नहीं करा जा सकता. तो सबसे पहले हमने देखा सबसे पहले मना क्या है, हमें एक स्पेस सक्सेशनिस्ट वाला पॉइंट जो मना है, जो कहता है कि यार एक इंसान अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता मियरली इन एंटिसिपेशन दैट ही इज गोइंग टू गेट द प्रॉपर्टी, एयर अपरेंट होने के अंदाजे से. दूसरा, एक इंसान जिसको लगता है ही विल गेट द प्रॉपर्टी थ्रू विल, वो भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता. और थर्ड था लाइक नेचर वाली चीजें भी ट्रांसफर नहीं करी जा सकती. दिस वाज क्लॉज ए. क्लॉज बी में हम आ गए. क्लॉज बी में हमने क्या देखा कि मियर राइट ऑफ री एंट्री ट्रांसफर करा जा सकता है कि कंडीशन वायलेट हो गई है जी, अब किसी और को री एंट्री का राइट दे दिया जाए. द आंसर इज नो. थर्ड क्या था आपके पास, क्या ईजमेंट्री राइट, क्लॉज सी में. क्लॉज सी कहता है ईजमेंट्री राइट अकेले ट्रांसफर नहीं करे जा सकते, डोमिनेंट हेरिटेज जाएगी तो साथ में ईजमेंट्री राइट जाएंगे. क्लॉज डी आ गए थे. क्लॉज डी ने हमें बोल दिया जो रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में उसको भी ट्रांसफर नहीं करा जा सकता. हमने मेंटेनेंस वाला एग्जांपल देखा था, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ गया क्लॉज डी डी डबल डी जिसने बोला था फ्यूचर मेंटेनेंस को भी ट्रांसफर नहीं करा जा सकता. क्लॉज ई ने बोला था अ मियर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. क्लॉज एफ ने बोला था पब्लिक ऑफिस या सैलरीज ट्रांसफर नहीं करी जा सकती. क्लॉज जी ने बोला था स्टाइपेंड्स या फिर पेंशन्स ट्रांसफर नहीं करी जा सकती. क्लॉज एच ने बोला था any transfer which is opposed to
the interest, then basically which is opposed to the nature of interest, वो भी ट्रांसफर नहीं करी जा सकती. अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी जा सकती. साथ में हमने देखा था कि एनीथिंग, एनी पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड, उसको भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी जा सकती. देन वी मूव टू द लास्ट क्लॉज, क्लॉज आई, जिसने बात करा था टेनेंट के अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी को. सब टेनेंसी वाला एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा था. फार्मर्स एस्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच देयर इज अ डिफॉल्ट इन पेइंग रेवेन्यू, वो भी ट्रांसफर नहीं करा जा सकता. एंड लेसी ऑफ एन एस्टेट, जो जिसकी प्रॉपर्टी इज मैनेज्ड बाय कोर्ट ऑफ वर्ड्स, दिस आल्सो कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. दिस इज एंटायर सेक्शन नंबर 6. आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया हो. इन केस एनी डाउट्स persist or do you want multiple videos of various other topics, you can just contact on the numbers given below. Thank you very much. Have a good day ahead.